हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है, अगर आपके मोहल्ले में डकैती हो रहा हो तो आप क्या करेंगे। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि जब भी आपके मोहल्ले में डकैती की घटना घटित हो रहा हो, भले ही वो आपके घर में नहीं हो रहा हो, तो आपका क्या क्या कर्तव्य है। पहला पॉइंट ये है कि मोहल्ले वालों को जोर शोर से चिल्लाना चाहिए। एक वर्ड आया है ह्यूज एंड क्राई। इससे डकैतों के बीच एक मैसेज आएगा कि मोहल्ले के सारे लोग जग रहे हैं और वो भागने के लिए विवश हो जाएंगे। यहां पर मैं रात के समय डकैती होने की बात का उल्लेख कर रहा हूं। मोहल्ले वालों को तत्काल 100 नंबर पर कंट्रोल रूम को फोन करना चाहिए ताकि पुलिस वाले तत्काल घटनास्थल पर उपस्थित हों और डकैत भाग जाएं। लेकिन अगर पुलिस वालों के आने में विलंब हो गया या डकैत नहीं भागे, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया और किसी व्यक्ति के घर में घुस गए डकैती करने के उद्देश्य से, तो अब उसके बाद में मकान मालिक का या हाउस होल्डर का क्या कर्तव्य होगा। पहला, वह अपने आप को शांत रखे, पैनिक नहीं हो, डकैतों से मुंह नहीं लगाए, उनके खिलाफ रेसिस्ट नहीं करे, अवरोध नहीं करे, क्योंकि परिवार और मकान मालिक के सुरक्षा सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर जान है तो जहान है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि डकैतों से मुंह न लगाएं, उनसे वाद विवाद ना करें। वो जो सामान देने के लिए कहते हैं या जो चाबियां मांगते हैं, उन्हें तत्काल सुपुर्द कर देना चाहिए। मकान मालिक और उनके परिवार वालों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह उन्हें डकैतों को समझाएं कि वो उन्हें सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसा जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा वो करने के लिए तैयार हैं। इससे यह होगा कि डकैत बल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्म्स का उपयोग नहीं करेंगे और परिवार और मकान मालिक दोनों सुरक्षित रहेंगे। डकैत जो चीज मांग रहे हैं उन्हें आप दे दें, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दें। जितना मांग रहे हैं उतना ही दें। जहां जहां वो चलने के लिए कह रहे हैं, लॉकर को खोलने के लिए कह रहे हैं, अलमारी को खोलने के लिए कह रहे हैं, उतना ही खोलें। मकान मालिक और परिवार के सदस्यों का यह काम है कि वो डकैतों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो किस भाषा में हो रहा है उसको नोट करें। डकैतों के चेहरे कैसे हैं, किस रेस के हैं, उनके बाल के स्टाइल कैसे हैं, क्या कोई शरीर पर टैटू मार्क है या कोई निशान है, उसको नोट करते जाएं। मैंने कहने का आशा है कि दिमागी तौर पर नोट करें, क्योंकि जब आप एफआईआर लिखवाने के लिए थाना पहुंचेंगे तो आपके एफआईआर में इन सब बातों का खुलासा होना चाहिए कि डकैतों के डिस्क्रिप्टिव रोल्स क्या क्या थे और इससे अनुसंधान में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, जब डकैत चले जाते हैं तो आपको कोई भी सामान नहीं छूना है। जिन जिन लोगों ने डकैती होते देखा है आपके मोहल्ले में, उनको आप अपने घर के बाहर बुला सकते हैं टिल द अराइवल ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। जब पुलिस अफसर आपके घर पर आते हैं तो उन्हें घटना स्थल का मुआयना करने दें। आप यह भी बता सकते हैं पुलिस अफसर को कि डकैतों ने किन किन वस्तुओं को छुआ, ताकि पुलिस अफसरों को या फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वहां के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट उठाने में या कलेक्ट करने में मदद मिलेगी। पुलिस अफसर को यह बताएं कि डकैत किस तरफ से आए थे और वह क्या क्या बात कर रहे थे, क्या नाम ले रहे थे एक दूसरे का, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और डकैती करने के बाद क्या क्या सामान डकैत ले गए, उन सामानों का क्या क्या हुलिया था। अगर संभव हो सके तो आप उन सामानों का स्केच बनाकर पुलिस अफसर को सुपुर्द करें और इससे अनुसंधान में
अन्वेषण अधिकारी को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इन स्केच पेपर को उस शहर के गोल्ड स्मिथ यानी सोनार या सोना बेचने वाले व्यापारियों के पास वो पहुंचाएंगे और उससे जानकारी मिल सकती है। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा और ट्रैकिंग डॉग के द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया हो, उसके बाद में अपने मोहल्ले के कुछ साथियों के साथ में आप थाना जाएं और वहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अर्थात एफआईआर दर्ज करावें और उसमें आप उल्लेख करें कि डकैत किधर से आए थे, सामान लूटने के बाद में वो किधर गए, सामानों का हुलिया क्या था, डकैत कितने तादाद में थे, प्रत्येक के डिस्क्रिप्टिव रोल अगर आपको याद हो तो उसका भी उल्लेख करें। अगर डकैतों के शरीर पर कोई स्पेशल मार्क्स हो या कोई टैटू मार्क हो, उसका भी उल्लेख एफआईआर में करें। क्या डकैतों के पास कोई वेपन था, क्या डकैत कार से आए थे, अगर वेपन था तो वो किस प्रकार का वेपन था, या कार का नंबर क्या था, कार का मेक क्या था, उसका कलर कैसा था, इन सब बातों का खुलासा एफआईआर में जरूर कराएं। आप जितना डिटेल में एफआईआर में उल्लेख करेंगे उतनी ही ज्यादा सहूलियत पुलिस वालों को होगी अनुसंधान में और संभावना है कि डकैत पकड़े जा सकेंगे। दोस्तों, यह आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर डकैती क्या होता है। अमूमन आम जनता लूट डकैती में कोई अंतर नहीं कर पाता है। आपको मैं बता दूं कि डकैती हमेशा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो लूट की घटना की जाती है, रॉबरी की जाती है, उसे डकैती कहते हैं और यह गंभीर धारा है, यह स्पेशल रिपोर्ट का मामला है। और जब डकैती की घटना होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल अपने सुपरवाइजरी अफसर मतलब डीवाईएसपी को और पुलिस अधीक्षक को या जहां पर कमिश्नरी सिस्टम लागू है वहां पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर को या पुलिस कमिश्नर को और फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीएचक्यू मतलब पुलिस हेडक्वार्टर को तत्काल सूचना भेजना पड़ता है और उसमें घटना के ब्यौरा प्रस्तुत करने होते हैं और स्पेशल रिपोर्ट केस होने के कारण से उसका दिन प्रतिदिन मॉनिटर पीएचक्यू के द्वारा और सुपरवाइजरी अफसर जैसे कि एसपी या डीएसपी के द्वारा किया जाता है ताकि इस प्रकार की जो गंभीर वारदात हो रही है उसे त्वरित गति से रोका जा सके। तो थाना वाले उस अपराध की गंभीरता को कम करने के लिए क्या करते हैं कि वो 4 व्यक्ति का ही नाम लिखेंगे ताकि धारा 392 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया जा सके। वो 395 नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए डकैती के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है अर्थात डकैत के द्वारा मकान मालिक को या उसके परिवार वालों को या पड़ोसी को मार दिया जाता है तो उस हालत में धारा 396 जो आईपीसी की सबसे बड़ी धारा है वो लगाई जाएगी और इसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान तक है। दोस्तों, विधि विज्ञान का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कानून नहीं जानता हूं इसीलिए मुझे या हमें दंडित नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको जरूर सजा मिलेगी। आप किसी के बाड़े में जाके घुस जाएं और वहां उनके जो सेब के फल लगे हुए हैं, अमरूद के फल लगे हुए उसको तोड़ करके ले जाएं और बाद में जब बगीचे का मालिक विरोध करे तो आप ये कहें कि हमें मालूम नहीं था कि ये गैर कानूनी है, तो ये बहाना नहीं चलेगा। इसीलिए प्रत्येक नागरिक को कानून के बारे में जानकारी हासिल होना चाहिए, तभी वह सुरक्षित रह सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि धारा 395 क्या होता है, क्योंकि यह डकैती होता है, यह बहुत बड़ी धारा है और डकैती में अगर किसी का मर्डर हो गया है तो धारा 396 होगा और यह आईपीसी की सबसे बड़ी धारा है। अगर डकैतों ने डेडली वेपन माने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया तो धारा 397 लगेगा। अगर उन्होंने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया तो धारा 398 लगेगा। अगर डकैती की तैयारी कर रहे हों
तो इसके लिए आईपीसी में धारा 399, 402 का प्रावधान है और इसमें भी 10 साल का सजा का प्रावधान है। और पुलिस वाले अक्सर इस धारा का उपयोग करते हैं ताकि किसी गंभीर वारदात का अंजाम अपराधियों के द्वारा नहीं दिया जा सके। दोस्तों, अपराध के 4 स्टेज होते हैं। इंटेंशन मतलब आशय, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, अटेम्प्ट मतलब प्रयास और कमीशन मतलब जब एक्चुअल में अपराध घटित किया जाता है। आप देखेंगे कि चोरी के मामले में धारा 382 में प्रिपरेशन का प्रावधान है। प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट माने नुकसान पहुंचाना या अवरोध पैदा करना या डेथ कारित या मृत्यु कारित करना, और इसके लिए भी 10 साल का सजा का प्रावधान है। और ये स्पेशल केस नहीं है, लेकिन अगर अपराधियों ने मान लीजिए उस घातक हथियार का उपयोग चोरी करते वक्त कर दिया तो फिर क्या होगा, सीधे धारा 394 का अपराध होगा। और उसको छुपाने के लिए पुलिस वाले क्या करते हैं, 382 में अपराध कायम करते हैं, क्योंकि 394 स्पेशल रिपोर्ट केस है। और स्पेशल रिपोर्ट केस का मतलब होता है कि उस केस पर, उस अपराध पर पुलिस मुख्यालय तक की निगाह बनी रहती है। तो उससे बचने के लिए थाना वाले क्या करते हैं, 382 ताजरात हिंद के तहत में प्रकरण दर्ज कर लेते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि हमारे साथ क्या क्या गलती की जा रही है, और वो हम तभी समझेंगे जब हमें कानून का ज्ञान हो। दोस्तों, अगर डकैती में जो सामान डकैतों के द्वारा चोरी किए गए हों, अगर वो बरामद होता है तो मकान मालिक का क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है कि वो शिनाख्त परेड के दौरान अपने सामान को ठीक ढंग से पहचान कर सके, शिनाख्त कर सके, क्योंकि शिनाख्त की बहुत जरूरी है। दोस्तों, थाना प्रभारी के द्वारा शिनाख्त परेड स्कूटी मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है और वहां पर जो कंप्लेनेंट है, जो आवेदक है, उसे शिनाख्त करना पड़ता है और ट्रायल के दौरान भी उसे अपने शिनाख्ती मेमो को सत्यापित करना पड़ता है। अगर ये दोनों बातें आवेदक के द्वारा, कंप्लेनेंट के द्वारा नहीं किया जाए तो क्या होगा, उस केस का हश्र ये होगा कि डकैत छूट जाएंगे। और पुलिस वालों के द्वारा जो इतना अथक प्रयास किया गया है आपके अपराध को खोजने में, वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। मुझे याद है जब मैं एसडीओपी था झाबुआ में, और एक जैन दंपति के साथ में सुबह सुबह लूट की वारदात हुई थी। जब वो पति पत्नी रोड पर टहल रहे थे और उनके सारे गहने बदमाशों ने लूट लिया था। भारी मशक्कत करने के बाद में हमने बदमाश को भी पकड़ा और लूटे हुए सामान को भी बरामद किया। लेकिन जब थाना प्रभारी ने स्कूटी मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के सामने में मसरूका को शिनाख्त कराना चाहा तो दोनों जैन दंपति ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर लगा कि अगर उन्होंने सही ढंग से पहचान कर लिया तो उन्हें और उनके परिवार वालों को बदमाशों द्वारा क्षति पहुंचाई जा सकती है, और इसके कारण से हमारा केस पूरी तरह से फेल हो गया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, आप अपने सुझाव से जरूर हमें अवगत कराएं। अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं उस विषय पर पुनः एक नया वीडियो बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।